Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. So, please take out your books and let's continue with our studies. Okay, students, take out your book and open page number 14. So, our topic is Carnatic War. Carnatic War is all about Karnataka. Okay. There were a series of military conflicts in the middle of 18th century in India. The conflicts involved numerous nominally independent rulers and their vassals. Struggles for succession and territory and included a diplomatic and military struggle between the French East India Company and ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चले थे मिडिल 18th सेंचुरी में इंडिया में. ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या थे, बहुत सारे नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर थे जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो ये वॉर हुआ था इनके बीच में. मेनली ये वॉर जो है दो कंपनीज़ के बीच में हुआ था, या ये कह सकते हैं दो फॉरेन कंपनीज़ के बीच में हुआ था. वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, they were mainly fought within the territories of Mughal India with the assistance of various fragmented polities loyal to the Great Mughal. और ये जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी ये किसके सपोर्ट में लड़ी थी, मुगल्स के सपोर्ट, मतलब ये जो मुगल्स भी इनको सपोर्ट कर रहे थे. Okay, as a result of these military contests, the British East India Company established its dominance among the European trading companies within the India. तो इसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस वॉर का रिज़ल्ट क्या हुआ, मिलिट्री कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना डोमिनेंस यानी कि अपनी पावर सेट कर ली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के ऊपर इंडिया में. ठीक है, फ्रेंच कंपनी वॉज पुश टू ए कॉर्नर एंड वॉज कन्फाइंड प्राइमरी टू पौंडीचेरी. ठीक है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक साइड में उसको कॉर्नर कर दिया गया और डोमिनेंस किसकी हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. The East India Company's dominance eventually led to control by the British Company over most of the India and eventually to the establishment of the British Raj. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस थी वो किसकी तरफ थी, मतलब eventually led to control by the British Company. Of course जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी, वो खुद का राज यहाँ पर चला रही थी, उसकी डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ रही थी, उसकी पावर ज़्यादा बढ़ रही थी और इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, ब्रिटिश राज का. Now, in the 18th century, the coastal Carnatic region was a dependency of Hyderabad. Okay, 3 Carnatic wars were fought between 1746 and 1763. 46 से लेकर 63 के बीच में 3 कर्नाटिक वॉर यहाँ पर लड़े गए. ठीक है, First Carnatic War 1746 to 48 had its origin in the British Europe when war broke out between England and France in 1742. ठीक है, जो पहला वॉर था कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था, वो कहाँ किसका मतलब कहाँ ओरिजिन था, इन द ब्रिटिश यूरोप में, जहाँ पर वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. ठीक है, द वॉर इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन नवाब ऑफ कर्नाटक कैप्चर सम फ्रेंच शिप्स. अब ये वॉर कब स्टार्ट हुआ, पहले क्या है, दोनों ने आपस में समझौता करने की कोशिश की कि नहीं हम शांति से ही बात करेंगे. लेकिन वॉर इंडिया में जब स्टार्ट हुआ जब कर्नाटक के नवाब ने क्या कर लिया, फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया. ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्रेंच रिस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. अब फ्रेंच ने कैसे रिस्पॉन्स किया इसका, उन्होंने भी क्या कैप्चर कर लिया, फोर्ट यानी कि किला, सेंट जॉर्ज का जो किला था मद्रास में वो उन्होंने कैप्चर कर लिया. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज ऑल्सो केम टू एन एंड, और इस तरीके से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ. इन द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपली मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुशीबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड. ठीक है, मद्रास जो है दोबारा ब्रिटिश को दे दिया गया, किसके एक्सचेंज में, फ्रेंच फोर्टिस था लुइसबर्ग में नॉर्थ अमेरिका में. तो जो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था तो वो ब्रिटिश ने वापस उसको लौटा दिया और जो मद्रास है वो वापस ब्रिटिश को दे दिया गया. आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड, जब पहला कर्नाटिक वॉर एंड हुआ,
अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यू इन इंडिया। ठीक है, जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ तो एक प्रॉक्सी वॉर चला ब्रिटिश और फ्रेंच में, जो कि कहाँ कंटिन्यू था, इंडिया में ही कंटिन्यू था। व्हेन रूलर्स ऑफ बोथ कर्नाटक एंड हैदराबाद डाइड, जब दोनों के रूलर, कर्नाटक के और हैदराबाद के दोनों के रूलर जब मर गए, द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक आउट, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप्स। जो ब्रिटिश और फ्रेंच साइड थी वो दोनों अपोजिट ग्रुप्स थे, ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने थे। 1751, Robert Clive led British troops to capture Arcot and successfully defend it. The war ended with the Treaty of Pondicherry signed in 1954, which recognized Muhammad Ali Khan वालजा एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, फिर 1751 में क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप को कैप्चर किया, आरकॉट को, ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर आरकॉट एंड सक्सेसफुली डिफेंड इट, और उन्होंने उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया, मतलब कि उस पर कब्ज़ा उन्होंने नहीं जमाने दिया। ठीक है, जो ये वॉर था वो एंडेड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया पौंडीचेरी में, जो कि साइन किया गया था 1754 में, विच रिकॉग्नाइज्ड। और उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, उस ट्रीटी में क्या लिखा था कि ये जो नवाब है कर्नाटक का वो कौन होंगे, मोहम्मद अली खान वालजा। ठीक है, The outbreak of 7 years war between French and British force in India leading to third Carnatic war। ठीक है, 7 साल वॉर चलने के बाद फ्रेंच और ब्रिटिश का, ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स का 7 ईयर्स वॉर चलने के बाद इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर यहाँ पर हुआ। War concluded with the signing of Treaty of Paris in 1763, which returned चंदेर नगर and Pondicherry to France। जो वॉर था वो कैसे ख़त्म हुआ, द वॉर कंक्लूड यानी कैसे ख़त्म हुआ, विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ द पेरिस, जब पेरिस की ट्रीटी साइन करी गई 1763 में, विच रिटर्न्ड चंदेर नगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस, और उन्होंने चंदेर नगर और पौंडीचेरी फ्रांस को दे दिया और फ्रांस को वहाँ पर अलाउड कर दिया फैक्ट्रीज डालने के लिए। द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट्स, और जो फ्रेंच थी उन्होंने भी ब्रिटिश क्लाइंट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्लाइंट थे उनको अलाउ किया। 10 ending French ambitions to an Indian empire and making the British the dominant foreign power in India। और इस तरीके से जो फ्रेंच का डोमिनेंस था वो इंडिया पे ख़त्म होता गया और ब्रिटिश जो है सबसे पावरफुल फॉरेन पावर बनता गया इंडिया में। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764 between the forces under the command of British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of Mir Qasim, Nawab of Bengal till 1764, the Nawab of Awas Shuja-ud-Dawla and the Mughal Emperor Shah Alam। ठीक है, जो ये बैटल ऑफ बक्सर है वो 22nd ऑफ अक्टूबर को लड़ा गया था। ठीक है, दो फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक साइड तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी साइड कौन थे, हेक्टर मुनारो। और अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको लेड कौन कराता है, हेक्टर मुनारो, उनके जो लीडर थे वो हेक्टर मुनारो थे। और दूसरी साइड कौन थी, कंबाइंड आर्मी थी, किस की, मीर खसीम जो कि नवाब के बंगाल थे 1764 तक, नवाब ऑफ अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला एंड द मुग़ल एम्परर शाह आलम, मतलब नवाब और एक तरफ थे मुग़ल, मतलब नवाब मुग़ल कंबाइंड आर्मी थी और एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच में ये वॉर लड़ा गया। द बैटल वॉज फाउट एट बक्सर, ए स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार। जो बैटल था वो बक्सर में लड़ा गया, एक स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन था ये, कहाँ पर, बिहार की टेरिटरी में, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, और ये कहाँ लोकेटेड था, गंगा रिवर के बैंक पे, अबाउट 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। इट वॉज ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। और ये वाला वॉर भी किसने जीत लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाला वॉर भी अपने नाम कर लिया। और ये वॉर जो है ख़त्म किससे हुआ, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होने के बाद ये वॉर ख़त्म हुआ, मतलब अब इलाहाबाद भी किसका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का।
The British victory at Buxar had at one fields war dispose of the three main seconds of Mughal power in Upper India. ठीक है, ब्रिटिश विक्ट्री थी जो बक्सर में, ये 3 पावर को ख़त्म कर दी थी इंडिया में. ये क्या था? एट वन फेल सूप था. मतलब इसने 3 पावर एक ही निशाने से 3, मतलब ऐसा बोलते हैं एक ही तीर से 2 निशाने, इसने 3 निशाने लगाए थे. ठीक है, 3 जो मेन पावर थी अपर इंडिया की वो ख़त्म कर दी थी. मीर कासिम अपीयर्ड इनटू एन इम्प्रोविज्ड obstructory. Shah Alam aligned himself with the British and Shuja Uddaulah fell west, hotly pursued by the victors. मतलब इन तीनों को, ये तीनों का राज जो है अब ख़त्म हो गया था. Whole Ganges Valley lay at the company's mercy. Shah Shuja eventually surrendered. Henceforth, company troops become the power brokers throughout the Awadh as well as Bihar. जो सारी गंगा वैली थी वो किसके अंडर आ गई थी? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. और जो शाह शुजा थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनको पता है वॉर लड़ने से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था. हैंसफोर्थ जो कंपनी के ट्रूप्स हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रोकर बन गए थे पूरे अवध में और बिहार में. नाउ एक्सटेंशन ऑफ मैसूर एंड मराठास. 8th century was a period of great turmoil in Indian subcontinent. 18th century जो है बहुत बड़ा मोड़ लेके आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. Although the century opened with much of the subcontinent under the control of Mughal Empire. जो ये सेंचुरी ओपन हुई थी 18th century स्टार्टिंग में ही, जो हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स थे, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट्स का पार्ट था वो मोस्टली पार्ट जो है मुग़ल एम्पायर के अंडर में था. द डेथ इन 1707 ऑफ एम्परर औरंगजेब रिजल्टेड इन द fracturing of empire and struggle among Viziers and other local ruler for territory. ठीक है, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था? जो एम्पायर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे. एंड स्ट्रगल अमंग विक्सीरियस एंड अदर लोकल रूलर फॉर टेरिटरी. और जो दूसरे लोकल रूलर जो टेरिटरी के लिए अपना जो दम लगा रहे थे वो भी किसी काम का नहीं था. In 1740s and 50s, French and British colonial companies become the more active in these local conflicts. और सबको पता है 40s और 50s में जो फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी वो सबसे ज़्यादा हो गई थी इन एरिया में. ठीक है, एंड बाय द थर्ड कर्नाटिक वॉर the British had not only gained somewhat solid footholds in Bombay, Madras and Calcutta, but they also marginalized but not eliminated the influence of other colonial power. जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था उसमें ब्रिटिश ने किस किस में अपना फुटहोल्ड जमाया था, किस किस में उसने अपने पावर जमा ली थी? बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाता. लेकिन इसके साथ साथ बट दे हैड टू मार्जिनलाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉलोनियल पावर. लेकिन इन्होंने अपना राज जमा लिया था, लेकिन वो दूसरे कॉलोनियल पावर की जो दूसरी कॉलोनियल पावर्स की इन्फ्लुएंस थी वो इतने कम नहीं कर पाए थे. तो इसकी वजह से क्या हुआ? एंग्लो मैसूर वॉर वर ए सीरीज ऑफ वॉर फॉट इन ओवर द लास्ट 3 decades ऑफ द 18th century बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर ऑन द वन हैंड एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंग्लो मैसूर वॉर एक सीरीज़ ऑफ वॉर है जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर को, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये सीरीज़ ऑफ वॉर है. इसमें बहुत सारे वॉर हुए थे, आई थिंक 4 और 5 वॉर यहाँ पर हुए थे. ठीक है, 3 decades में. तो एक तरफ कौन था? किंगडम ऑफ मैसूर एंड दूसरी साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर साइड. Hyder Ali and his successor Tipu Sultan fought a war on 4 fronts with the British, attacking from the west, south and east, while the Marathas and the Nizam's force attacked from the north. हैदर अली और उनके सक्सेसर टीपू सुल्तान, इन्होंने ये वॉर लड़ा था 4 फ्रंट से, मतलब 4 साइड से इन्होंने ये वॉर लड़ा था विद द ब्रिटिश, अटैकिंग फ्रॉम द साउथ. ब्रिटिश के साथ इन्होंने ऐसा वॉर लड़ा था जैसे वेस्ट, साउथ और ईस्ट को टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किया था, जबकि मराठास और निज़ाम्स की फोर्सेस ने उनको नॉर्थ से अटैक किया था. 4th वॉज रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द हाउस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान.
ठीक है, जो ये 4th वॉर हुआ था कर्नाटक, उसमें जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये इनका राज ख़त्म हो गया था, ये हार गए थे। ठीक है, एंड द डिसमेंटलमेंट ऑफ मैसूर टू द बेनिफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉन एंड टू कंट्रोल ऑफ मच ऑफ इंडिया। और जो मैसूर का वॉर हुआ था उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट मिला और वो जीत गए, और उन्होंने मतलब बहुत सी इंडिया पे, मच ऑफ इंडिया पे उन्होंने खुद का पावर कर लिया था, कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया था। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, रीड इट वंस and just revise it so you can clear it out. Okay, for today your homework is read the chapter and find word meaning of page number 15 and 16. Okay children, we will meet tomorrow.